So good morning again. In today class, the topic which is under the discussion, that name is the Mohs-Baer spectroscopy. It is very interesting topic. Based on that topics, you will be able to understand lot of the concept of spectroscopy. Here in Mohs-Baer spectroscopy, initially there is a word that name is spectroscopy. पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं ये क्या होता है. लेट सपोज यू हैव ए मटेरियल, कोई भी आप मटेरियल आप ले लीजिएगा, किसी भी टाइप का मटेरियल, आप चौक को ले लीजिए, वुड को ले लीजिए, और इस मटेरियल पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये होता क्या है, यदि आपके पास कोई भी एनर्जी है, लेट सपोज यू हैव एनी टाइप ऑफ द एनर्जी, और जब ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोपेगेट करती है, तो ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यदि ये एनर्जी अपना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती रहती है, तो इस एनर्जी को ही हम यहाँ पर कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीन्स एनर्जी विच हैव क्या बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लाइट. तो आपकी सराउंडिंग में लाइट है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं. देखा ये जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है. इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन, और इन फोटॉन्स में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसको मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता हूं. दिस अमाउंट ऑफ द एनर्जी ये इक्वल होती है एच न्यू. एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. इट इज आल्सो इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा. यू हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस स्टेटमेंट इन +2 लेवल. इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर यूनिवर्स में जितना भी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यदि आप उसको अरेंज करते हैं एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखा जाता है इन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉस्मिक रेज, जिसके फोटोन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है. इसके बाद फिर हमारा आता है गामा रेज, देन एक्स रेज, उसके बाद यूवी, देन विजिबल, उसके बाद क्या आईआर, और फिर माइक्रोवेव, एंड देन रेडियो वेव. ठीक है. तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ देयर फोटोन. कॉस्मिक रेज के फोटोन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम एनर्जी होती है रेडियो वेव्स के फोटोन की. ठीक है. इससे ज़्यादा मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. आप केवल इतना याद रखिएगा, इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू. ओके. नाउ अपने वापस टॉपिक पर आते हैं. आपके पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आप टकराएं. ठीक है. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस मटेरियल से टकराता है, तो होता क्या है, इस मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो एनर्जी के पार्टिकल हैं, जिनको आप फोटोन कहते हैं, ये फोटोन इस मटेरियल के अंदर जाते हैं, और अंदर जाकर कभी कभी इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा जाते हैं. जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ इनका कॉलिजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारे चेंजेस ये कर देते हैं. कभी कभी ये मॉलिक्यूल से टकराते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस करते हैं. जैसे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोलाइड हुआ, तो हुआ क्या, मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करने लगा. कभी कभी क्या होते हैं, ये एटम के साथ इंटरेक्शन कर जाते हैं,
कभी कभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन न्यूक्लियस के साथ जाकर इंटरेक्शन करता है, और जैसे ही इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन होते ही मॉलिक्यूल के लेवल पर, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर, न्यूक्लियस के लेवल पर कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को हम क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक के थ्रू मेज़र करते हैं, और जैसे ही वो चेंजेस मेज़र हमें होते हैं, पता लगता है, उस चेंजेस के बेसिस पर उस मटेरियल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देना हम क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मटेरियल। ठीक है, तो इस स्टडी को ही हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहां पर आता है हमारा मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम करते क्या हैं, वापस मैं इसी पर आ जाता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको कोई मटेरियल लेना है और कोशिश करें मटेरियल सॉलिड स्टेट में हो। सॉलिड स्टेट में आप मटेरियल लीजिए, और इस मटेरियल से अब की बार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप डाल रहे हैं वो डालिए गामा रेज। जैसे गामा रेज इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे आप डालते हैं तो गामा रेज छोटे छोटे फोटोन से मिलकर बना होगा। तो गामा रेज का जो फोटोन है, ये फोटोन इस मटेरियल के अंदर जाता है और अंदर मिलते हैं मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये किसी के साथ भी इंटरेक्शंस करने से मना कर देता है, और ये गामा रेज का फोटोन सीधा डायरेक्ट पहुंचता है न्यूक्लियस के पास। किसके पास? इस मटेरियल में जो भी एटम है, उन एटम के जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास पहुंचता है, और पहुंचकर उस न्यूक्लियस से क्या करता है, टकरा जाता है। जैसे ही ये गामा रेज का फोटोन इस न्यूक्लियस से टकराता है, तो यहाँ पर होता क्या है, इस न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ती है तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। जैसे ही न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अपनी एनर्जी बढ़ाता है, तो हम मेज़र कर लेते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये हम मेज़र करते हैं। जैसे हम ये मेज़र करते हैं तो हम ये देखते हैं ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी का गैप है, जिसको हमने मेज़र किया है, ये गैप डिसाइड होता है उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। न्यूक्लियस के चारों ओर कहानी क्या है, जब हमें पता है ये गैप न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, तो इस गैप को हम मेज़र करके न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देने लगते हैं। और ये पूरी की पूरी कहानी हमारी कहलाती है क्या, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं यहाँ पर और अच्छे से इसको डिफाइन कर देता है। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेते हैं, कौन से वाला, गामा रेज, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मटेरियल पे डालते हैं। गामा रेज का फोटोन मटेरियल के न्यूक्लियस से टकराता है, और इस इंटरेक्शन को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस स्टडी को ही हम क्या कह देते हैं, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज फोटोन विद न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम कहते हैं मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मुझे आप बताइए, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कौन से वाला रेडिएशन यूज कर रहे हैं, गामा रेज। तो बिकॉज ऑफ दैट मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो कॉल्ड गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी हम इसको कह सकते हैं।
तो होता क्या है, वापस टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ। होता क्या है, जैसे गामा रेज का फोटोन न्यूक्लियस पे जाकर टकराता है, तो एक थ्योरी होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो ये कहती है कि हर एक न्यूक्लियस हमेशा कम से कम एनर्जी में रहना चाहता है। जब न्यूक्लियस कम से कम एनर्जी में रहता है तो हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में है। किस में बेटा? और इसको हम एक लाइन बनाकर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को बढ़ा भी सकता है। जब उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, सबसे कम एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। लेट सपोज ऊपर की साइड में जाने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर ये एनर्जी कम है तो ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पर ये एनर्जी है तो ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। तो न्यूक्लियस करता क्या है, जैसे न्यूक्लियस से गामा रेज का फोटोन कोलाइड करता है, गामा रेज का फोटोन आया और इस न्यूक्लियस से कोलाइड किया, ये न्यूक्लियस अपनी एनर्जी को बढ़ाता है एंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे ये ट्रांजिशन होता है, एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है, तो उसको हम कह देते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है। इस ट्रांजिशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी का गैप है, इसको मैं कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस गैप को हम क्या करते हैं, मेज़र कर लेते हैं। जैसे हमारा ये गैप मेज़र होता है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं ये एनर्जी का गैप इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दूसरे एटम कितने हैं, कौन कौन से एटम हैं, इस बात पर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में दूसरे एटम का अरेंजमेंट क्या है, वो टेट्राहाइड्रली अरेंज है, ऑक्टाहाइड्रली अरेंज है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरे एटम इस न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखा ये जाता है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का ये जो गैप है, ये गैप डिसाइड होता है उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमें पता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है, तो इस गैप को हम मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर करेंगे और इस गैप की हेल्प से हम उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा काम हमारा कहलाता है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखा ये भी जाता है कुछ न्यूक्लियस मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं गामा रेज के इंटरेक्शन के साथ। इन न्यूक्लियस को हम कहते हैं मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस, और कुछ न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा ही नहीं पाते हैं, उनको हम कहते हैं मॉसबेयर इनएक्टिव न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से न्यूक्लियस मॉसबेयर एक्टिव होंगे, तो यहां पर उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक्टिव न्यूक्लियस देखा जाता है, जो न्यूक्लियस मॉसबेयर एक्टिव होते हैं, जरा थोड़ा सुनिए, देखा ही जाता है जो न्यूक्लियस मॉसबेयर एक्टिव होते हैं उसको समझाने से पहले न्यूक्लियस से रिलेटेड एक नंबर होता है। एक्चुअली होता क्या है, यदि आप किसी भी न्यूक्लियस को लें तो न्यूक्लियस कंटिन्यूसली ऐसे स्पिन करता रहता है, कंटिन्यूसली ऐसे स्पिन करता रहता है। एक थ्योरी होती है क्वांटम थ्योरी, वो ये कहती है यदि कोई बहुत ही छोटा पार्टिकल है, जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, एटम है, तो ये जब भी किसी तरह का मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करें या स्पिन मोशन करें, तो उनकी उस मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होता है, और उस नंबर को हम कहते हैं वहाँ पर क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, यदि न्यूक्लियस ऐसे मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं? स्पिन मोशन। न्यूक्लियस हमेशा ऐसा स्पिन मोशन करता रहता है। लेट सपोज ये है न्यूक्लियस,
ये ऐसे स्पिन मोशन कर रहा है। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियस की स्पिन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास एक क्वांटम नंबर होगी। क्योंकि वो क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से रिलेटेड है और स्पिन से रिलेटेड है, इसीलिए उस क्वांटम नंबर को हम नाम दे देते हैं न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम देते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। इसको यहां पर हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी वैल्यू किस न्यूक्लियस के लिए क्या होगी, ये आपके डिस्कशन का पोर्शन नहीं है। यदि आप कभी क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो हम इस पर भी बात कर सकते हैं। बस याद रखिएगा, हर एक न्यूक्लियस जब स्पिन मोशन करता है तो उस न्यूक्लियस से रिलेटेड एक न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होती है, जिसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ न्यूक्लियस के लिए इसकी वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। इससे न्यूक्लियस का जो स्पिन मोशन है इस नंबर से, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाती है। वो आगे जैसे हम NMR में जाएंगे तो आपको मैं बताता रहूँगा। तो वापस आते हैं मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस पर। देखा जाता है वो न्यूक्लियस मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं जब वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, तो वहाँ पर आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है वहाँ पर भी आई की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड आल्सो इफ इन ग्राउंड स्टेट द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर इज I1 एंड हियर द I2, I1 एंड I2 मैक्सिमम केसेस में एक दूसरे से अलग भी होने चाहिए। तो कंडीशन बहुत सिंपल है। न्यूक्लियस इन बोथ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट हैव नॉन जीरो वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, दोनों स्टेट में जीरो नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द वैल्यू ऑफ आई इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट एक दूसरे से अलग अलग भी होनी चाहिए। यदि किसी न्यूक्लियस के साथ ऐसा है तो डेफिनेटली दैट न्यूक्लियस विल बी मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल शेयर कर लेता हूँ। इफ यू आर टेकिंग द न्यूक्लियस आयरन 57, okay, when this nucleus present in excited state ES means excited state, GS means ground state, तो यहाँ पर I की वैल्यू होती है 3/2 and here the value of I will be 1/2। तो इस आयरन 57 न्यूक्लियस को आप ध्यान से देखें, I का वैल्यू ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में नॉन जीरो है, एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ I इन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो आयरन 57 न्यूक्लियस विल बी मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस, और पूरी की पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आयरन 57 न्यूक्लियस को ही आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में यही है। इसके साथ में और एग्जांपल ले लेता हूं मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस के। जैसे अनदर एग्जांपल SN119 nucleus. When this nucleus present in excited state and present in ground state, here the value of I is also 3/2, here the value of I is also 1/2. तो this is also मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस। एग्जाम में पूछता है वो, तो प्लीज़ आप इन सब को अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। 5 या 6 न्यूक्लियस की मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है। Another example is iodine, SB121. This is the excited state, this is the ground state. Here the value of I and here the value of I is 5/2. Here the value of I is 7/2. Sorry. Another example of मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस इज iodine 127. For this the value of I in ground state is also 5/2 and here is also 7/2. Another example of मॉसबेयर एक्टिव न्यूक्लियस, it is very important, is iodine 129 nucleus. It is 127 nucleus, it is 129 nucleus. Okay, both nucleus are differ. Here the value of I in ground state and excited state here
it is 5/2 and it is 7/2. ठीक है. Here you just need to the concentrate on iron 57 nuclear and SN119 nucleus. एक रेडियोएक्टिविटी का एक छोटा सा घटना है जो मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है. तो मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ने से पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर होगी. दैट फिनोमेना इज कॉल्ड के कैप्चर. आपने रेडियोएक्टिविटी जब पढ़ा होगा तो इसको आपने पढ़ा होगा. ये मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको शेयर कर लेता हूँ. के कैप्चर. देखिए बेटा, इफ यू हैव ए न्यूक्लियस, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है. दिस इज ए न्यूक्लियस एंड दिस न्यूक्लियस इज रिच इन न्यूट्रॉन. तो इस तरह का न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है. और इस तरह का न्यूक्लियस करता क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर गोल सड़कें होती हैं. पहली गोल सड़क, दूसरी गोल सड़क और तीसरी गोल सड़क. पहली गोल सड़क को के एल इस तरह की सेल हम कह देते हैं. और इन सेल्स गोल सड़कों पे होते हैं इलेक्ट्रॉन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं. होता है कभी कभी क्या, कभी कभी ये देखा जाता है, इफ द न्यूक्लियस इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, if the nucleus is rich in neutron, तो होता ये है समटाइम के सेल का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है न्यूक्लियस में. ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में जैसे के सेल का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है प्रोटॉन से, P स्टैंड फॉर द प्रोटॉन, और कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में. यानी जैसे इलेक्ट्रॉन के सेल से न्यूक्लियस में जंप हुआ, किससे मिलता है, प्रोटॉन से मिलता है. न्यूक्लियस से प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों मिलते हैं और क्या बना देते हैं, न्यूट्रॉन वहाँ पर बना देते हैं. इस फिनोमेना को हम कहते हैं के कैप्चर. इसमें होता क्या है, लेट सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है X, ठीक है. उसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन हैं वो है मान लीजिए 7. नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं Z. ये है हमारे पास 7 और इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे. इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये है हमारे पास मान लीजिए 10. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मास नंबर, जिसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ही ज़्यादा है. तो ये न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियस है. तो इसमें होगा क्या कि कैप्चर होगा. जैसे के कैप्चर होगा, के कैप्चर में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मिलते हैं एक, तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा. तो यहाँ पर प्रोटॉन अब 7 था तो कितना बन जाएगा, 6. यदि प्रोटॉन चेंज होता है तो न्यूक्लियस भी चेंज हो जाता है. प्रोटॉन एक कम हुआ लेकिन न्यूट्रॉन एक बढ़ गया. भाई यहाँ पर प्रोटॉन कितना था, 7, और न्यूट्रॉन कितना था, 10. ठीक है, टोटल मिलाकर 17 बन गया. यहाँ पर प्रोटॉन कितना हो गया, 6. न्यूट्रॉन तो एक बढ़ गया ना, कितना हो गया, 11. तो मास नंबर कितना हो गया, 17. तो के कैप्चर में एटॉमिक नंबर में तो एक यूनिट का क्या आता है, डिक्रीमेंट आ जाता है. लेकिन मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन न्यूक्लियस बदल जाता है. हमारे लिए ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. हमारे लिए मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ऑब्जर्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट वो ये होती है, आफ्टर के कैप्चर जो ये नया न्यूक्लियस बना है, ये न्यूक्लियस हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है. यानी इस न्यूक्लियस की एनर्जी ज़्यादा होती है. क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि यदि कोई भी एक्साइटेड स्टेट में है तो विद इन माइक्रो सेकेंड वो अपनी एनर्जी को कम करता है और सबसे कम एनर्जी में आ जाता है, यानी ग्राउंड स्टेट में वो
आ जाता है। किसमें? ग्राउंड स्टेट में ये आता है। तो ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ये आता है विद इन माइक्रो सेकेंड। ये मेरी कहानी नहीं है, ये किसकी कहानी है? क्वांटम थ्योरी की कहानी है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि जब कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहाँ पर वो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पर भी ये न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज होता है उसको मैं ऐसे दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं गामा रेस। क्या कहते हैं? गामा रेस। तो आपको मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में करना क्या था? जिस न्यूक्लियस के बारे में जानकारी आपको लेना था, सराउंडिंग इन्वायरमेंट पता करना था, उस पर गामा रेस डालना था। ठीक है ना? अब गामा रेस डालने के लिए गामा रेस भी तो आपके पास होना चाहिए कि नहीं? तो गामा रेस को आपको बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस वे के अकॉर्डिंग हम गामा रेस को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। इस जनरेशन ऑफ गामा रेस को आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ गामा रेस। तो यहाँ पर एक बार पूरी कहानी हम सीख लेते हैं। मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट होता है उसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, और इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक टॉपिक के अंदर जिसको हम कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम करते क्या हैं? सबसे पहले गामा रेस को जनरेट करते हैं, और गामा रेस को जनरेट करने के लिए वही के कैप्चर वाला फिनोमेना हम यहाँ पर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देकर मैं समझा देता हूँ। यदि आप कोबाल्ट 57 न्यूक्लियस आप लेते हैं और इसमें के कैप्चर कराएं तो होगा क्या? एक नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका एटॉमिक नंबर इससे एक यूनिट कम होगा। यानी कितना होगा? 26 होगा। ठीक है, 26 एटॉमिक नंबर होता है आयरन न्यूक्लियस का। मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। के कैप्चर में आपको बताया था दिस जनरेटेड न्यूक्लियस ऑलवेज प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में तो ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, एंड व्हेन दिस कम इनटू द ग्राउंड स्टेट ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालता है गामा रेस। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सोर्स। यहाँ पर ये पूरे सिस्टम को सोर्स कहते हैं। कभी कभी जो स्टार्टिंग में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस था इसको भी आप सोर्स कह सकते हैं। ओके, अब ये जो गामा रेज आपकी जनरेट हुई है, इस गामा रेज को आप लेंगे और उस न्यूक्लियस पर डाल देंगे जिसके सराउंडिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमने एक न्यूक्लियस लिया, एक मटेरियल हमने लिया, ये हमारा एक मटेरियल था। ठीक है, इस मटेरियल के ऊपर हमने गामा रेज डाली। इस मटेरियल में न्यूक्लियस था तो ये गामा रेज आकर न्यूक्लियस से टकराई। जैसे गामा रेज आकर न्यूक्लियस से टकराएगी तो न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इस मटेरियल को हम कहते हैं सैंपल। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा यानी एक ट्रांजिशन होगा। जैसे ये ट्रांजिशन होगा, इस ट्रांजिशन की हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच के एनर्जी के गैप को क्या कर लेंगे? मेज़र कर लेंगे। हमें पता है ये एनर्जी गैप डिसाइड होता है इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट क्या है उसके बेसिस पर। जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट इस एनर्जी गैप को डिसाइड कर रहा है तो इस एनर्जी गैप को मेज़र करके हम धीरे 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 इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देना स्टार्ट कर देंगे। ये पूरा का पूरा क्या है? मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसी को आप चाहें तो प्रिंसिपल ऑफ मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप कह सकते हैं।
अब जब आप इस एनर्जी गैप को मेज़र कर लेंगे, इस एनर्जी गैप को मेज़र करके आप न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत सारी बातें बताने लगेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर जो न्यूक्लियस होता है वो आयरन या एसएन का आपको लेना है हमेशा। तो आयरन के सराउंडिंग की क्या कहानी है ये आप बताने लगेंगे। आयरन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ये आप बता सकते हैं। संख्या पता लग जाती है तो क्या बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे, बाय मेजरिंग द एनर्जी गैप बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ सैंपल न्यूक्लियस। सबसे पहला आता है, क्या बता सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं तो क्या बता सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर आयरन एटम्स द इलेक्ट्रॉन कैन बी अरेंज इन टू मैनर। वन कैन बी लो स्पिन अरेंजमेंट and another can be high spin arrangement. Let's suppose the surrounding environment of the iron is the octahedral, and if in octahedral environment all d orbital electron of iron atom initially goes into T2z orbital, so that type of the arrangement of the electron is called low spin. ठीक है, इसके दूसरे वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाई स्पिन। ये भी बता सकते हैं, यानी ये बताया जा सकता है लो स्पिन है इलेक्ट्रॉन इन्वायरमेंट या हाई स्पिन है, ये भी आप बता सकते हैं। और क्या बता सकते हैं, हाँ डेफिनेटली आयरन है तो आयरन न्यूक्लियस ही आपको स्टडी करना है, तो उसके सराउंडिंग में लैगेंड होगा, लैगेंड होगा। लैगेंड्स की नेचर कैसी है ये भी आप बता सकते हैं, दैट मीन्स लैगेंड इज स्ट्रॉन्ग लैगेंड और वीक लैगेंड, ये भी। सेकेंड इज नेचर ऑफ लैगेंड, ये भी बता सकते। कैसे बताएंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेचर ऑफ लैगेंड मीन्स लैगेंड स्ट्रॉन्ग लैगेंड है या फिर वीक लैगेंड है, ये भी आप बता सकते हैं। लैगेंड कैन बी आल्सो पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। बेस्ड ऑन मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी आप ये भी जानकारी दे सकते हैं, लिगेंड पाई एक्सेप्टर है और पाई डोनर। Pi acceptor means sometime there are the lot of the types of the ligand which when attached with the metal they form pi bond with metal, and in this pi bond they use metal electron, so that type of the ligand is called pi acceptor ligand. And sometime there is a pi bond between metal ligand, and in this pi bond electron donated by ligand, so that type of the ligand is called pi donor ligand. Based on Mossberg spectroscopy you can also identify that. Okay, now definitely if there are the ligand around the iron atom, they can be arranged octahedrally or they can be arranged tetrahedrally. That information can also be found by Mossberg spectroscopy. तो थर्ड वन इज अरेंजमेंट ऑफ ligand. लिगैंड किसके सराउंडिंग में, आयरन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये भी आप बता सकते हैं। अरेंजमेंट मीन्स टेट्राहाइड्रल है या फिर ये सब आप बता सकते हैं। अनदर इंफॉर्मेशन मीन्स व्हेन लिगेंड इज गोइंग टू बाइंड विद आयरन, लेट सपोज दिस द आयरन और इससे कुछ लिगेंड बाइंड हो रहा है, तो जब लिगेंड आयरन से बाइंड होता है, लिगेंड आयरन से बाइंड होगा तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ होगा,
बॉन्ड लेंथ कहाँ पर कम है, कहाँ पर ज़्यादा है, ये भी आप बता सकते हैं। इफ़ देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स, इन दैट कॉम्प्लेक्स कुछ बॉन्ड थोड़े से लंबे हैं और कुछ बॉन्ड छोटे हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स। और जिस कॉम्प्लेक्स में ये फिनोमेना होती है बॉन्ड का लंबा छोटा होना, हम कहते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स हैव द डिस्टोर्शन। तो इफ़ कॉम्प्लेक्स हैव डिस्टोर्शन, ये भी आप किससे पता लगा सकते हैं, मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगा सकते हैं। तो यू कैन आल्सो फाइंड डिस्टोर्शन इन कॉम्प्लेक्स। I can say in the direct word, everything you can find by Mossbauer spectroscopy around the nucleus. If something is going to change around the iron nucleus, तो ये जो गैप है ये चेंज होगा। कुछ भी करेंगे, लिगेंड को थोड़ा सा पास करेंगे तब भी चेंज हो जाएगा, और दूर लाएंगे तब भी चेंज होगा, लिगेंड को बदल दें तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द आयरन न्यूक्लियस टू स्टडी इज योर ब्लड सैंपल। डेफिनेटली योर ब्लड सैंपल हैव द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन डेफिनेटली कंटेन क्या, आयरन एटम। तो as we have already stated, to know the surrounding environment of iron nucleus, the best spectroscopy is Mossbauer spectroscopy। तो वहाँ पर उस हीमोग्लोबिन के आयरन के सराउंडिंग इन्वायरमेंट की कहानी क्या है, वो मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ईजिली से हम पता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, गामा रे जनरेट करनी है और उसको फिर ब्लड के सैंपल पे डाल देनी है। गामा रेज आयरन के न्यूक्लियस से टकराएगी और टकराकर उस न्यूक्लियस को कहाँ से, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगी। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन की हेल्प से हमें इस गैप को मेज़र करने का मौका मिल जाता है, और जैसे ये गैप हमें पता लगता है हम फटाफट आयरन के चारों ओर पूरी कहानी बताने लगते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दैट नेम इज रिकॉयल एनर्जी। इट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप आगे कहानी पढ़ नहीं पाएंगे। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है, गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्लास।